स्वागत है आप सबका लॉन्डो डैडी जिराया की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और हाँ, मैं देख रहा हूँ जैसे ही तुम लोग एआई वॉइस सुनते हो तुरंत भाग जाते हो। तो उन सबको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस एआई वॉइस के पीछे भी एक इंसान के इमोशंस होते हैं। इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, याद से कर लेना। स्टोरी की शुरुआत होती है एक एडवेंचरर ओरॉन से, जो स्वॉर्ड और मैजिक दोनों में काफ़ी स्किल्ड है। लेकिन आयरॉनिकली यही बात उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है और उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया जाता है। पार्टी का लीडर ओलिवर उससे कहता है कि बचपन के दोस्त होने के नाते उसने ओरॉन को इम्प्रूव करने के काफ़ी चांसेस दिए, लेकिन फिर भी वो इतना स्ट्रांग नहीं बन पाया कि उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर फाइट कर सके। हमें पता चलता है कि ओरॉन और ओलिवर ने 8 साल पहले ये पार्टी बनाई थी। ये लोग सदर्न ग्रेट डंजन के 94th फ्लोर तक पहुंचने वाले पहले एडवेंचरर्स थे और इसी वजह से लोग उन्हें हीरोज पार्टी कहने लगे। ओलिवर एक्सप्लेन करता है कि पार्टी में एक स्ट्रॉन्ग इंचांटर होना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट रेड के दौरान जब और भी इंचांटर्स थे तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ओरॉन एस रैंक इंचांटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे है। ओरॉन असल में एक स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था, लेकिन पार्टी को इंचांटर चाहिए था, इसलिए उसे वो रोल लेना पड़ा क्योंकि उसमें उसका एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा था। ओरॉन बताता है कि उसने अपनी वीकनेस कवर करने के लिए अपना खुद का मैजिक भी इन्वेंट किया था, लेकिन ओलिवर उससे कह देता है कि उन्हें ऑलरेडी उसका रिप्लेसमेंट मिल चुका है। तब ओरॉन समझ जाता है कि उनका डिसीजन फाइनल है। वो सबका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन मेज नेल उसे अनोइंग बोल देती है। वो कहती है कि ओरॉन हमेशा सबको इंस्ट्रक्शंस देता रहता था और उसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहकर टॉन्ट करती है, क्योंकि वो सब कुछ कर लेता है लेकिन सिर्फ ए रैंक लेवल तक। प्रेजेंट टाइम में हम ओरॉन को देखते हैं जब वो अपने बफ्स एक्टिवेट करता है और गॉब्लिन्स के एक ग्रुप को ईजिली डिफीट कर देता है। वो खुश होता है ये देखकर कि उसकी स्वॉर्ड्समैन स्किल्स अभी भी शार्प हैं। भले ही उसके बफ्स टेम्पररी हों, लेकिन हमें पता चलता है कि उसने इंचांटर और स्वॉर्ड्समैन स्किल्स को कंबाइन करके एक बिल्कुल नया फाइटिंग स्टाइल बना लिया है, ताकि कोई उसे दोबारा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बोले। वो उस फ्लोर के टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल पर रजिस्टर करता है ताकि नेक्स्ट टाइम डंजन में यहीं से स्टार्ट कर सके। तभी अचानक वो कुछ एडवेंचरर्स को भागते हुए देखता है। वो बात कर रहे होते हैं कि ऑक्स के सामने वो बिल्कुल हेल्पलेस थे और एक लड़की को पीछे छोड़ाए। उनका लीडर कहता है कि उसे मरने दो क्योंकि वो नई थी और उसकी लाइफ मैटर नहीं करती। ये सुनते ही ओरॉन का खून खौल उठता है, क्योंकि वो जानता है पार्टी के हाथों अबैंडन होने का दर्द क्या होता है। वो सबको लड़की को छोड़ने के लिए डांटता है। उनमें से एक लड़का ओरॉन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ओरॉन उसे एक ही मूव में गिरा देता है और पूछता है कि लड़की कहाँ है। उधर लड़की ऑक्स के बीच फंसी होती है। वो खुद को बचाने के लिए बैरियर मैजिक यूज करती है, लेकिन ऑक्स लगातार अटैक करते रहते हैं और बैरियर टूट जाता है। जब वो सोचती है कि अब सब खत्म हो गया है, तब अचानक ओरॉन विंड मैजिक का यूज करके ऑक्स को दूर उड़ा देता है और सीधा उन पर चार्ज करता है। लड़की शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो पहली बार एक स्वॉर्ड्समैन को फाइट के बीच सपोर्ट मैजिक यूज करते हुए देख रही होती है। ओरॉन अपनी स्वॉर्ड को मैजिक से शार्पन करता है और एक एक करके सारे ऑक्स को डिफीट कर देता है। उसकी फाइटिंग देखकर लड़की को समझ आ जाता है कि उसकी स्किल्स नेक्स्ट लेवल है। फाइट के बाद ओरॉन उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तब लड़की फाइनली टूट जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी करीब थी मौत के। ओरॉन उसे सेफली डंजन से बाहर निकालता है और जाने ही वाला होता है। तब लड़की कहती है कि वो उसे प्रॉपरली थैंक यू बोलना चाहती है। वो अपना नाम सोफिया क्लिडेल बताती है और डिनर के लिए इनवाइट करती है। रेस्टोरेंट पहुंचकर ओरॉन नोटिस करता है कि साइन बोर्ड पर बना क्रेस्ट वही है। तब उसे समझ आता है कि वो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स गिल्ड से है, जो किंगडम की सबसे बड़ी गिल्ड्स में से एक है। वहीं उसकी मुलाकात सोफिया की बहन सेल्मा से होती है, जो ओरॉन को तुरंत पहचान लेती है। ओरॉन कहता है कि उन्हें मिले काफ़ी टाइम हो गया है। सोफिया हैरान होती है और पूछती है कि वो सेल्मा को कैसे जानता है। ओरॉन एक्सप्लेन करता है कि सेल्मा काफ़ी फेमस है क्योंकि वो पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल इंचांटर है। सेल्मा ने ही पार्टी रोल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें अटैकर्स और डिफेंडर्स फ्रंट लाइन में फाइट करते हैं और सपोर्टर्स पीछे से मदद करते हैं। हीरोज पार्टी ने भी ये सिस्टम अडॉप्ट किया था और इसी वजह से ओरॉन को इंचांटर बनना पड़ा। लेकिन लास्ट रेड में जब सेल्मा ने ओरॉन से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, तब हीरोज पार्टी ने उसे निकालने का डिसीजन ले लिया। सेल्मा मजाक में पूछती है कि क्या ओरॉन सोफिया की 14 साल की बहन के पीछे है। ओरॉन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और क्लियर करता है कि ये सिर्फ एक डिनर था। सेल्मा गुस्सा हो जाती है, लेकिन सोफिया बीच में बोलती है और याद दिलाती है कि ओरॉन ने उसकी जान बचाई है। वो ये भी मान लेती है कि वो बिना बताए डंजन गई थी, जिसके लिए सेल्मा उसे डांटती है।
सेल्मा ऑरॉन से रूड होने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर तीनों साथ में डिनर करते हैं। बातों बातों में सोफिया को पता चलता है कि ऑरॉन पहले हीरोज पार्टी का मेंबर था। ये सुनकर वो थोड़ी फ्लस्टर हो जाती है। ऑरॉन कामली बताता है कि वो अब हीरो नहीं रहा। सेल्मा समझ जाती है कि ऑरॉन अब फ्री एजेंट है। ऑरॉन सोचता है कि शायद वो उसे गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देगी, इसलिए वो पहले ही कह देता है कि वो थोड़े टाइम के लिए अकेला रहना चाहता है। लेकिन सेल्मा उसे करेक्ट करती है और कहती है कि उसके लिए एक अलग ही जॉब है। सेल्मा चाहती है कि ऑरॉन अगले दिन होने वाली ट्रेनिंग एक्सपेडिशन में उनकी गिल्ड के साथ ज्वाइन करे। इस मिशन में ए रैंक एडवेंचरर्स नए रिक्रूट्स को सिर्फ 3 दिन में ग्रेट डंजन के 50 फ्लोर्स तक ले जाएंगे। ऑरॉन कहता है कि नॉर्मली इतना डिस्टेंस कवर करने में बेस्ट एडवेंचरर्स को भी कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। सेल्मा बताती है कि शॉर्टेस्ट रूट फॉलो किया जाए तो ये पॉसिबल है, भले ही शेड्यूल थोड़ा इनसेन हो। वो मानता है कि प्लान रिस्की है, लेकिन सेल्मा एक्सप्लेन करती है कि स्पॉन्सर्स के प्रेशर की वजह से उन्हें ये टाइमलाइन फॉलो करनी ही पड़ेगी। एक्सपेडिशन का मेन गोल है न्यूबीज को बॉसेस के आगे तक लेके जाना, ताकि फ्यूचर में वो डीप लेवल्स को खुद एक्सप्लोर कर सकें एंड इससे गिल्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए।